ओके, फिजिक्स का क्लास शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में फिजिक्स में हमने जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क का यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस किए थे कि भाई एक रॉड है, रॉड दो स्ट्रिंग से जुड़ी हुई है, उन दोनों स्ट्रिंग्स में जो टेंशन फोर्स है T1 और T2, उनकी वैल्यूज क्या क्या है, उसके बारे में हमने क्वेश्चन किया था। तो T1 और T2 दोनों निकाले, दो क्वेश्चन किए, एक मैंने आपको खुद प्रैक्टिस के लिए दिया, वो भी हमने किया। अब हम टॉर्क को और ज़्यादा अलग अलग केसेस में यूज़ करने के लिए आगे बढ़ेंगे। जैसे फोर्स जो होता है, फोर्स का मास के साथ और एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन क्या होता है, F बराबर ma होता है ना। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। जैसे टॉर्क को हमने बनाया या फिर टॉर्क को जब डिफाइन किया, तो टॉर्क के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो जगह, जो इज्जत मास को लीनियर मोशन में दी जाती है, वो रेस्पेक्ट या वो आइडेंटिफिकेशन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, उसे रोटेशनल मोशन में दिया जाता है। ये बात हमने सीखी कि भाई रोटेशनल मोशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल है, वही सेम रोल लीनियर मोशन में किसका होता है, मास का होता है, मास का, है ना। अब यहाँ पे एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि जो टॉर्क का रोल रोटेशनल मोशन में है, वो लीनियर मोशन में फोर्स का था। जैसे हम चेंज कर रहे हैं, हम सारी चीजें कंपैरिजन में लेके आ रहे हैं। उधर वेलोसिटी थी, इधर एंगुलर वेलोसिटी। उधर डिस्प्लेसमेंट था, इधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उधर एक्सेलरेशन था, इधर एंगुलर एक्सेलरेशन। उधर मास था, इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। उधर फोर्स था, इधर टॉर्क आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से सारी चीजें ये एक साथ, जैसे लीनियर मोशन था, लीनियर मोशन के जैसे ही अब हम क्या कर रहे हैं, जो रोटेशनल मोशन है या एंगुलर मोशन है, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लीनियर मोशन से रिलेट कर, ठीक है। अब आज अपन देखते हैं कि भाई टॉर्क का जो रोटेशनल मोशन में इंपॉर्टेंस है वो क्या है, किस तरह से टॉर्क जो है रोटेशनल मोशन में काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम ध्यान रखेंगे कि जो टॉर्क है, पहली बात तो जैसे फोर्स का काम जो लीनियर मोशन में था, लीनियर मोशन में जो फोर्स से हमें मिलता था, जो फोर्स लीनियर मोशन में था, उसी का सेम जो एंगुलर मोशन में जो काम हमें जिस क्वांटिटी से मिलेगा, जिस फिजिकल क्वांटिटी से एंगुलर मोशन में वो चीज़ हमें मिलेगी, वो किससे मिलेगी, टॉर्क से मिलेगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि द रोल played by force in linear motion, same role torque play in rotational motion, ठीक है। तो जो काम हमारा लीनियर मोशन में फोर्स करता है, वही काम सेम हमारा जो टॉर्क है वो किस में करता है, रोटेशनल मोशन में करता है, ठीक है। अब फोर्स के लिए हमने इक्वेशन देख रखी थी कि भाई F बराबर होता है क्या, ma होता है ना। लीनियर मोशन में हमें पता है कि F बराबर क्या होता है, ma। अब देखो F की जगह कौन आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। F की जगह कौन ले लेगा रोटेशनल मोशन में, टॉर्क। मास की जगह किसने ली है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने ली है रोटेशनल मोशन में। हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इसी तरह से डिफाइन किया था। जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की अगर बात करें, तो जो लीनियर एक्सेलरेशन था, उस लीनियर एक्सेलरेशन की जगह कौन ले लेगा इस बार, एंगुलर एक्सेलरेशन ले लेगा। आई बात समझ में, क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमने डिफाइन किया क्या, लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। लीनियर वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग हमने डिफाइन किया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, है ना। लीनियर एक्सेलरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आया था, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आया था। फोर्स मास की जगह आई आया था, फोर्स की जगह टॉर्क आ गया, तो एक ही जगह क्या था, अल्फा था। तो यहां से देखो हमारे पास एक रिलेशन क्या आ जाएगा, इसलिए जो टॉर्क है, टॉर्क का अल्फा के साथ रिलेशन अगर देखें, रिलेशन ऑफ टॉर्क विद अल्फा, ठीक है। जो हमारा टॉर्क होता है उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, उसके साथ रिलेशन क्या आ जाएगा, क्या ये नहीं आ जाएगा, फोर्स किया जाएगा तो हमें टॉर्क आ जाएगा, रिलेशन m की जगह i आ जाएगा, और a की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आ जाएगा।
तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अल्फा। ये रिलेशन आ जाता है किसके बीच में, टॉर्क और अल्फा के बीच में। ठीक है, इस रिलेशन से हम ऐसे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं जिसमें हमें टॉर्क दे रखा हो और हमें अल्फा निकालना हो। ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से किया जा सकता है। आई बात समझ? तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, आई अल्फा हो गया। कैसे आता होगा ये, इसका देखो डेरिवेशन भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। डेरिवेशन देखो कैसे होता होगा इसका। डेरिवेशन के तौर पे जैसे हमें पता है कि भाई फोर्स बराबर होता है एम ए, है ना, फोर्स एफ बराबर तो एम ए होता है, और टॉर्क जो होता है, टॉर्क वो कितना होता है, आर इंटू एफ ले सकते हैं ना। आर क्रॉस एफ होता है, मान लो थीटा 90 डिग्री है तो आर एफ ले लिया, कोई आर इंटू एफ होता है। अब इस एफ की जगह मैं एम इंटू ए लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा आर इंटू एम इंटू ए, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ए जो है एक्सेलरेशन, ए की जगह मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आर अल्फा, है ना। ये लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, v बराबर आर ओमेगा, ए बराबर आर अल्फा, ये क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में कोरिलेशन होता है। तो यहां से टॉर्क इज इक्वल टू आ जाएगा r टाइम्स m इंटू आर अल्फा, ये आ जाएगा। तो यहां से देखो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इंटू आर स्क्वायर इंटू अल्फा हो जाएगा। तो ये एम आर स्क्वायर तो क्या होता है, आई नहीं होता क्या, है ना। तो यहाँ से टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई अल्फा हो जाएगी। तो ये छोटा सा एक डेरिवेशन हम समझ सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा क्यों होता है। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अल्फा हो जाएगा। ये हमें ध्यान में रखना है। तो इस फॉर्मूले में टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा में आई तो है, टॉर्क तो हो गया जो आपका फोर्स की वजह से जो आया वो आई अल्फा, आई हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और अल्फा क्या हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन। बताओ समझ में आई बात। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, आई अल्फा हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, अब देखो जैसे हम किसी बॉडी के लिए जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमने लिखे थे एनएलएम में, एनएलएम में जैसे पहला लॉ होता था, दूसरा लॉ की बात करें उसमें कि उसमें क्या होता है कि नेट फोर्स बराबर एम ए होता है। तो इस बार क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू आई अल्फा, है ना। जैसे वहां पे नेट फोर्स बराबर एम ए होता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो यहाँ पे जो लॉ होगा, लॉ फॉर रोटेशनल मोशन, लॉ फॉर रोटेशनल मोशन, ये क्या हो जाएगा, किसी बॉडी पे लगने वाला जो नेट टॉर्क है, नेट टॉर्क ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ठीक है, टॉर्क का नेट, है ना, फोर्स का नेट तो एम ए के बराबर होता है ना, लेकिन जो टॉर्क का नेट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आई इंटू अल्फा के बराबर हो जाएगा, है ना। कोई भी बॉडी अगर है उस पे मान लो अलग अलग तरह से टॉर्क लग रहा है, टॉर्क कैसे लगता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस लगता है ना। ऐसा फोर्स का ऐसा कोई पार्ट जो उसको घुमाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, कोई भी बॉडी जो उसको रोटेशनल मोशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है फोर्स का पार्ट, वो क्या होता है, टॉर्क होता है। तो टॉर्क नेट क्या हो जाता है, आई अल्फा हो जाता है। क्या बोलेंगे इसमें कि नेट टॉर्क, नेट टॉर्क अप्लाइंग ऑन ए बॉडी is equal to multiplication of moment of inertia and angular acceleration। ठीक है, किसी वस्तु पे लगाया गया कुल बल आगुण उस वस्तु के जड़त्व आगुण और उसके कोणीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये हो जाएगा टॉर्क नेट इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, अब देखो इस टॉर्क बराबर आई अल्फा का ये जो आया है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं क्वेश्चंस में उसे हम सीखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन है देखो कि मान लीजिए कोई रॉड है, कोई रॉड लिया इस तरह से,
ये रॉड वर्टिकली कहीं पे हिंज्ड है। हिंज होने का मतलब यहाँ पे कहीं पे इसको बांधा गया है ऐसे, है ना, ऐसे रॉड हिंज होती है ना, इस तरह से। ऐसे, ठीक है, ये रॉड कहीं पे अटैच है, हिंज है, तो ये ऐसे घूम सकती है। दिया हुआ है कि इस रॉड की जो लेंथ है वो तो है एल। रॉड की लेंथ क्या है? एल है। यहां से यहां तक की लेंथ एल है। और रॉड का मास जो है वो है एम। ठीक है, रॉड हॉरिजॉन्टल है। ये कौन सी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है? रॉड क्या है? हॉरिजॉन्टल है। तो सवाल ये है कि जब रॉड को छोड़ेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, तो छोड़ने के तुरंत बाद या छोड़ते समय, उस समय रॉड का या फिर तुरंत बाद रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? when rod is dropped horizontally, when rod is dropped horizontally, then just after the release, what will be angular acceleration ऑफ रॉड? बताओ एंगुलर एक्सेलरेशन क्यों होगा? क्योंकि रॉड एंगुलर मोशन करेगी ना, ऐसे यहाँ पे जो हिंज लगा होगा इस पे क्या करेगी? रोटेट करेगी। तो यानी कि जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन ही होगा, है ना। जो एक्सेलरेशन होगा लीनियर नहीं होगा, क्योंकि लीनियर मोशन ना करके क्या करेगी? एंगुलर मोशन ही करेगी। तो एंगुलर मोशन हमें मिलेगा। तो अब एंगुलर मोशन मिलेगा तो एंगुलर मोशन की वजह से जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, ये हमें निकालना है। ध्यान से समझना, सवाल समझ में आया? जैसे देखो ये रॉड है, इसको छोड़ेंगे तो ऐसा आ रही है ना, तो छोड़ने के तुरंत बाद, रिलीज करने के तुरंत बाद इसका कोई एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, है ना। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, इसे हमें पता लगाना है। आई बात समझ में? अब देखो इस रॉड पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे, पहले तो वो देखते हैं कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। अगर मैं ग्रेविटेशन फोर्स की बात करूं तो वो रॉड के सेंटर में नीचे की ओर लग रहा होगा। रॉड का जो बीच का सेंटर पॉइंट है उसमें नीचे की ओर क्या लग रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स mg नीचे लग रहा है। और एक यहाँ पे जो रॉड का, जहां पे हिंज कर रखी होगी, जहां पे रॉड को बांध रखा होगा, वहां पे जो हुक होगा उसका, जैसे मेरा हाथ है ये, तो हुक क्या होगा? इस रॉड को ऊपर की ओर धक्का दे रहा होगा। तो यहाँ पे ये ऊपर की ओर धक्का कौन सा होगा? ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। ये तो कौन सा हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। और नीचे की ओर क्या लग रहा होगा? रॉड का अगर मास m है तो नीचे की ओर क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा। इसके अलावा इस रॉड पे कोई फोर्स लग रहा है क्या? एक तो हुक जहां पे रॉड को बांधा गया है या फिर रॉड को जहां पे अटैच किया गया है वहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर, और रॉड के सेंटर से नीचे की ओर mg लगेगा। आई बात समझ में? तो अब देखो यही लगने वाला है। हमें ये पता है कि भाई नेट टॉर्क जो होता है वो किसके बराबर होता है? आई अल्फा के बराबर होता है ना। नेट टॉर्क बराबर क्या होता है? आई इंटू अल्फा के बराबर होता है। यानी कि अगर अल्फा निकालना है तो हमें क्या चाहिए होगा? एक तो टॉर्क चाहिए होगा और एक क्या चाहिए होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई चाहिए होगा। इन टॉर्क में आई का डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अल्फा। सवाल में क्या पूछा है? एंगुलर एक्सेलरेशन ही तो पूछा है कि भाई एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा जब रॉड को तुरंत छोड़ेंगे। आई बात समझ? अब देखो अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले टॉर्क कितना है। टॉर्क देखो, मैं अगर इस हिंज वाले पॉइंट के रिलेटिव में टॉर्क देखता हूं, क्योंकि यहाँ पे देखो यहां से इस पॉइंट के रिलेटिव में रोटेट हो रही है ना, तो ये रोटेशनल एक्सिस हो गई, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस के रिलेटिव में ये रॉड क्या हो रही है? रोटेट हो रही है। तो इस एक्सिस के रिलेटिव में मुझे क्या निकालना होगा? टॉर्क निकालना होगा, है ना। तो इस एक्सिस के रिलेटिव में देखो टॉर्क क्या आएगा? इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से तो जीरो आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये इसी एक्सिस से पास हो रहा है तो आर की वैल्यू जीरो। तो ये नॉर्मल रिएक्शन तो कोई टॉर्क नहीं देगा। तो टॉर्क कौन देगा? mg देगा ना। तो mg की वजह से टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी? mg इंटू, ये तो हो गया फोर्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी?
बताओ, टोटल लेंथ L है तो ये L/2 हो जाएगी क्या? हो जाएगी ना, क्योंकि mg जो है कहाँ पे अप्लाई होता है? किसी भी बॉडी के बीचों बीच सेंटर पे अप्लाई होता है। तो रॉड की टोटल लेंथ L है, तो यहाँ से इस एक्सिस से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से रॉड का जो सेंटर पॉइंट है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? L/2। तो टॉर्क कितना हो जाएगा? mg इंटू L/2 हो जाएगा। ये तो आ गया टॉर्क, डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का कितना होता है? ये आई है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का कितना? mr²। नहीं, रॉड का कितना होता है याद कराया? नहीं, ml²/12 होता है, वो तो सेंटर के सापेक्ष होता है ना। देखो ml²/12 तो कब होता है? जब एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे हो? रॉड के सेंटर से गुजरती हो। लेकिन अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन किनारे से गुजरती हो तब क्या होता है? बिल्कुल सही, ml²/3 हो जाएगा। आई बात समझ में, है ना? हम कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है हमारी? किनारे वाली है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर किनारे वाली है तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उस किनारे वाली एक्सिस के रिलेटिव में ही लेना होगा। तो उस किनारे वाली एक्सिस के रिलेटिव में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? ml²/3 है। तो अल्फा के नीचे में ml²/3 का डिवाइड कर दिया। तो देखो ml²/3 का डिवाइड जब करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा mg L/2, और m से तो m कैंसिल हो गया, एक L से L कैंसिल हो गया, तो 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3g/12 नहीं आ जाएगा, 3g/12 आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा अल्फा का। आई बात समझ में? तो अल्फा बराबर कितना आ गया? 3g/12 आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो है और जो टॉर्क है उसका यूज करते हुए हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसा सेम क्वेश्चन देखो मैं और बताता हूँ। जैसे मान लो इस रॉड की जगह कोई डिस्क होती, डिस्क लें, मान लो एक रॉड है, रॉड की जगह मैं ले रहा हूँ कोई डिस्क, ये कोई डिस्क ले लिया ऐसे, ठीक है। अब इस डिस्क में मैंने यहाँ पे कहीं पे क्लैंप कर रखा है, यहाँ पे किनारे वाली एक्सिस के रिलेटिव में। मान लो इस डिस्क को यहां से क्लैंप कर रखा है, ठीक है, यहां से, समझ गए? क्लैंप करने का मतलब यहां से ठोक दिया उसको, ठीक है। अब ये डिस्क कैसे रोटेट होगी? ऐसे रोटेट होगी ना। मान लीजिए डिस्क का जो मास है वो कितना है? m है, और जो डिस्क की रेडियस है, जो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, रेडियस, वो कोई r है, ठीक है। डिस्क का मास m और रेडियस है उसकी r, ठीक है। अब डिस्क ऐसे रोटेट होगी, तो सेम क्वेश्चन मैं डिस्क के लिए रिपीट कर रहा हूं कि जस्ट आफ्टर द रिलीज व्हाट विल बी एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क। जैसे रॉड के लिए निकाला था वैसे ही सेम डिस्क के लिए निकाल के देखते हैं। जस्ट आफ्टर द रिलीज, जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ डिस्क from horizontal axis, from horizontal axis, what will be its angular acceleration? तो रिलीज के जस्ट तुरंत बाद इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, ये सवाल है, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर है, सेम तरीका है, एक बार आप खुद ट्राई करके देखिए, है ना, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, कॉपी ले आओ, थोड़ी देर में आप ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। वही सेम मेथड लगाना है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, उसी से आंसर आएगा। सबसे पहले देखोगे कि भाई फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं।
आई अल्फा टॉर्क इज इक्वल टू ये देखो पीछे वाला, इससे समझिए क्या है कैसे होगा। आया कुछ? mg इंटू आर अपॉन, अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लेंगे इसमें, ये भी एक सोचने वाली बात है। हाफ एम आर स्क्वायर क्यों ले रहे हैं बताओ? देखो हाफ एम आर स्क्वायर तो इस एक्सिस सेंटर से गुजरने वाले एक्सिस के सापेक्ष होता है, ये तो किनारे से गुजर रही है ना एक्सिस, यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे नहीं। इस एक्सिस के रिलेटिव में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखो समझना सवाल, सॉल्यूशन समझिए। इस पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं? ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, mg यहाँ से यहाँ तक नीचे की ओर लग रहा है, और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इस, ये हिंज लगाएगा लेकिन उसका कोई काम नहीं आने वाला, वो हमें इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। एक तो नीचे की ओर mg लग रहा है, ठीक है, और ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है लेकिन उसका कोई यूज नहीं। तो अल्फा अगर निकालना है, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टॉर्क अपॉन आई हो जाएगा। अब देखो अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क, टॉर्क तो क्या हो गया? mg इंटू आर हो गया, है ना। यहाँ से mg इंटू आर हो गया ना, ये रोटेशनल एक्सिस है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो mg इंटू आर हो गया l। अब आई निकालना है, तो देखो आई जो है ना, ये आई यहाँ पे देखो ऐसे नहीं आएगा। आई के लिए जैसे हमने ये डिस्क ली थी और इस डिस्क में जैसे ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया था, जब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिलेटिव में तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? हाफ एम आर स्क्वायर था। लेकिन हमारे पास अभी एक्सिस कौन सी है जो किनारे से गुजर रही है? वो एक्सिस है ना, ये है ना। इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस? आर डिस्टेंस है ना, और इनका मास क्या है? m। ये r तो डिस्टेंस है, मास m है। हमें इसके बारे में पता है, इसके रिलेटिव में i सेंटर कितना है? हाफ एम आर स्क्वायर होता है, ये तो हमें पता है। लेकिन इससे r डिस्टेंस पे कोई दूसरी एक्सिस हो तो उसके लिए पैरेलल एक्सिस फॉर्म नहीं लगाता क्या? i इज इक्वल टू आई सेंटर प्लस एम आर स्क्वायर, ये लगाते हैं। तो i कितना आ जाएगा उस किनारे वाली एक्सिस के रिलेटिव में? i इज इक्वल आई सेंटर तो कितना है? हाफ एम आर स्क्वायर प्लस ये भी क्या हो जाएगा? m इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो टू एक 3, तो कितना आ जाएगी वैल्यू? 3/2 एम आर स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे जो किनारे के एक्सिस से, क्योंकि देखो अभी डिस्क जब रोटेट होगी ना, तो डिस्क रोटेट किस एक्सिस के रिलेटिव में हो रही है? जो किनारे से गुजर रही है एक्सिस, उस एक्सिस के रिलेटिव रोटेट हो रही है ना, तो हम वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे। तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, तो यहाँ पे मैं उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जब वैल्यू रख देता हूँ तो ये आ जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो m से m कैंसिल, एक r से r कैंसिल, तो 2g अपॉन क्या हो जाएगा? 2g अपॉन 3r आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन और दे देता हूं। अगर मान लो कोई रिंग होती तो क्या होता? ऐसे कोई रिंग है मान लो, इस रिंग में किनारे की एक्सिस के रिलेटिव में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लगाना है। जैसे मान लो यहाँ पे हिंज किया हुआ है, इसको समझ गए? अब ये रिंग जो है
ऐसे ही रोटेट होएगी इस तरह से, और इस रिंग का भी रेडियस r है और मास m है। सेम केस लिया मैंने रिंग के लिए, रिंग का रेडियस r है और मास m है। तो क्वेश्चन वही है कि अगर इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस से छोड़ेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी इसके, G/2r। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिया इस बार? बिल्कुल सही, अब पकड़ लिया अच्छे से, है ना। तो क्या होगा नीचे की ओर, तो mg यहाँ पे ऐसे लग रहा होगा, ये mg लगेगा नीचे की ओर यहाँ से, ठीक है। ये तो लग गया mg, ओके, ये mg लग गया। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, टॉर्क अपॉन आई हो जाएगा। तो अल्फा बराबर टॉर्क तो कितना हो गया, mg इंटू आर। आई कितना, ये लेंगे 2mr²। क्यों? क्योंकि सेंटर वाली mr² प्लस mr², कितना हो गया 2mr²। तो ये कितना हो जाएगा, G/2r हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से टॉर्क के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। और देखो, और मैं सवाल लेता हूं, जैसे मान लो थोड़ा और आगे मल्टीपल टॉर्क लग रहे हो, तो उस केस में क्वेश्चन कैसे होगा उसे लेते हैं। मान लो एक रॉड लिया हमने, ये एक रॉड है, ठीक है। इस रॉड का लेंथ मान लीजिए है कोई, मैं अब डेटा रियलिस्टिक डेटा लेता हूँ। इस रॉड का जो लेंथ है वो है कोई 10 सेंटीमीटर, रियलिस्टिक डेटा ले रहा हूँ। और इस रॉड का जो मास है, मास वो कोई दे रखा है, रॉड का मास इसका है कोई 5 केजी, 5 केजी की रॉड है। और 10 सेंटीमीटर ना देखे, मैं 10 मीटर की रॉड ले लेता हूँ। रॉड की लेंथ कितनी है, 10 मीटर है, ठीक है। इस रॉड को इसके सेंटर से क्लैंप किया गया, यहाँ से, यहाँ पे रॉड को क्या कर दिया, क्लैंप कर दिया, यानी कि यहाँ से फिक्स कर दिया सेंटर, यहाँ पे फिक्स्ड फ्रॉम सेंटर। ये है फिक्स्ड फ्रॉम सेंटर, सेंटर से फिक्स है। अब इस रॉड पे टॉर्क लग रहे हैं, टॉर्क या फिर फोर्सेस लग रहे हैं। एक देखो फोर्स इधर लग रहा है, जस्ट यहाँ पे किनारे पे। एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, थोड़ा सा इधर इस डिस्टेंस पे। अभी मैं वैल्यू बताता हूँ इन फोर्सेस की वैल्यू क्या है और किस पोजीशन पे लग रहे हैं। एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, इधर। और एक फोर्स लग रहा है इधर, ऐसे, ठीक है। तो इतने फोर्स लग रहे हैं, कितनी कितनी वैल्यू है इनकी देखो। ये तो है 10 न्यूटन का, ये है 5 न्यूटन का, ये है 2 न्यूटन का, और ये है फिर 5 न्यूटन का, ठीक है। और इनकी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, यहाँ पे जो एक्सिस है, यहाँ वाली, ये वाली, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है अलग अलग, मैं डिस्टेंस भी बता देता हूँ। देखो ये 10 न्यूटन की डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 2 न्यूटन है, ये यहाँ से डिस्टेंस है कोई, यहाँ से 2 न्यूटन वाले फोर्स की डिस्टेंस है 3 मीटर। और जो 5 न्यूटन इधर की ओर लग रहा है, इसकी डिस्टेंस है यहाँ से 2 मीटर। इसकी डिस्टेंस ले ली कोई 2 मीटर। और यहाँ से इस तरफ ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की यहाँ से डिस्टेंस है 4 मीटर, ठीक है। ये यहाँ से 4 मीटर की डिस्टेंस पे लग रहा है। तो हर एक फोर्स का डिस्टेंस पता है हमें, इस सेंटर एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर लग रहा है, ठीक है। तो सवाल ये है, ये रॉड हॉरिजॉन्टल है, रॉड रॉड इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, रॉड इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसका मतलब समझना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होने का मतलब, जैसे एक तो होता है रॉड हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस ऐसे रोटेट हो रही है, ये तो वर्टिकल प्लेन में रोटेट हो रही है और उसको हॉरिजॉन्टली रखा। और ये कहलाता है वर्टिकल प्लेन, ये वाला। और इसमें ग्रेविटी इन्वॉल्व होता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, ऐसा होता है ये, इसमें ग्रेविटी इन्वॉल्व नहीं है। आई बात समझ में हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के बारे में? ये तो होता है वर्टिकल प्लेन, है ना, इसमें ग्रेविटी इन्वॉल्व होता है। जैसे ये यहाँ पे लगा है तो रॉड ऐसे आ जाती है, लेकिन
यहाँ पे है तो रॉड वैसे मूव नहीं करेगी, क्योंकि ग्रेविटेशन यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही लग रहा होता है। अगर मान लो ये वर्टिकल प्लेन में रोटेट कराते तो ग्रेविटेशन की वजह से रोटेट कब नहीं होती, अगर मान लो इसको सेंटर से क्लैंप किया जाता। लेकिन अभी क्या है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रोटेट कर सकती है। रॉड इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ग्रेविटेशन को हमें नहीं लेना है इस केस में। तो सवाल ये है कि फाइंड आउट एंगुलर एक्सेलरेशन, सवाल यही है, फाइंड आउट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, फाइंड आउट अल्फा ऑफ रॉड। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा करना, आई अल्फा करना होगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आंसर आता है। ट्राई करोगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है? चलो मैं खुद बता देता हूँ फिर। देखो इस केस में हमें सॉल्यूशन में क्या करना होगा, हमें सॉल्यूशन समझना इस क्वेश्चन का, कुछ नहीं करना। इसमें टॉर्क नेट बराबर क्या करना है, आई अल्फा के बराबर करना है। ठीक है, टॉर्क नेट बराबर क्या होना चाहिए, आई अल्फा। अब देखो टॉर्क नेट कहां से आएगा, मैं 10 न्यूटन वाले की बात करूं, 10 न्यूटन वाला इस रॉड को कैसे घुमाना चाहता है बताओ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, तो 10 न्यूटन वाले की वजह से टॉर्क क्या होगा, नेगेटिव। तो माइनस में 10 इंटू डिस्टेंस कितनी, 5 मीटर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है, तो इससे 5 मीटर की डिस्टेंस पे तो ये हो गया 10 न्यूटन की वजह से टॉर्क। 2 न्यूटन आया बाद में, 2 न्यूटन कैसे रोटेट करना चाहता है, तो इसकी वजह से प्लस में 2 हो जाएगा, और कितनी डिस्टेंस पर है ये, 3 पर है। 5 न्यूटन कैसे, माइनस ले लूं, माइनस में 5 इंटू कितनी डिस्टेंस पे, 2 पे। इधर वाले सारे टॉर्क खत्म हो गए, अब टॉर्क 5 न्यूटन का रह गया, तो 5 न्यूटन कैसे रोटेट कराना चाहता है, क्लॉकवाइज। तो क्या ले लूं माइनस, तो माइनस में 5 इंटू 4, तो क्या ये नेट टॉर्क नहीं आ गया क्या, ये तो नेट टॉर्क आ गया ना। अब नेट टॉर्क बराबर क्या करना है, आई अल्फा करना है। आई कितना हो गया, आई होता है एम एल स्क्वायर। अब देखो ये सेंटर वाली एक्सिस ना रॉड के लिए, तो रॉड के सेंटर वाली एक्सिस के रिलेटिव में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है नहीं होता है। तो एम एल स्क्वायर बाई 12, एम कितना है रॉड का, 5 kg दे रखा है, 5 इंटू आई, एल कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है ना, तो 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 इंटू क्या हो जाएगा, अल्फा। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर समझ में आया बात, आसान है ना, कोई मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से ये सवाल किया जाएगा। अब देखो नेट टॉर्क निकाल लेता हूँ, माइनस में 50 प्लस में 6 माइनस में 10 माइनस में 20 इज इक्वल टू 100 इंटू 5, यानी कि 500 अपॉन 12 इंटू एल्फा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा 70, 80 में से 6 गए 74, माइनस में 74, तो अल्फा बराबर आ जाएगा माइनस में 74 इंटू 12 अपॉन में 500। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे, अगर मैं मान लो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस में 74 इंटू 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा ना। अगर 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 74 इंटू 12 इंटू 2, तो इसके देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 74 इंटू 12, 74 इंटू 12 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1850 माइनस में 1850 डिवाइडेड बाय 1000, तो 1000 का डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1.85 हो जाएगा, है ना। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.85 आ जाएगी। माइनस है तो क्या मतलब हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, तो सॉरी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, है ना, क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। और अल्फा की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होती है। जैसे हमारी एक यूनिट क्या होती थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती थी ना, तो इसकी यूनिट हो जाती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये अल्फा की यूनिट हो गई। तो ये माइनस में 94 आएगा, नहीं 50 और 10, 60 और 20, 80 में से 6 गया, माइनस में 74। बिल्कुल, जैसे नेट फोर्स बराबर हमें करते थे ना, कि कोई बॉडी पे लगने वाले जो टोटल नेट फोर्स है, उनका रिजल्टेंट निकालिए, उसको मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर करते थे, वैसे ही यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो नेट टॉर्क होगा किसी बॉडी पे, जिस तरह से भी इधर उधर से जहां से भी जो नेट टॉर्क लग रहा है,
उस नेट टॉर्क को किसके बराबर कर देंगे, आई अल्फा के बराबर कर देंगे, तो हमारा सीधा आंसर आ जाएगा बिना किसी रुकावट। आई बात समझ में? तो इस तरह से ऐसे सवाल किए जाते हैं। क्लियर है? ओके। अब देखो आगे, और जैसे हमने टॉर्क डिफाइन किया है, देखो फोर्स की जगह कौन आ गया, टॉर्क आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की किसकी जगह आया था, मास की जगह आया था। तो हर लीनियर क्वांटिटी के जगह पे कोई ना कोई क्वांटिटी आ रही है। अब देखो लीनियर मोशन में मोमेंटम हुआ करता था, मोमेंटम होता था ना मास इनटू वेलोसिटी, होता है ये तो। लीनियर मोशन में मोमेंटम होता था ना मास इनटू वेलोसिटी, तो वैसे ही रोटेशनल मोशन में भी क्या होना चाहिए, कोई एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, है ना। तो जैसे लाइक लीनियर मोमेंटम एग्जिस्ट इन लीनियर मोशन, सेम वे एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट इन एंगुलर मोशन। तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन में भी हमें एक मिलेगा। तो इसमें लिखते हैं कि लाइक लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या था, P बराबर mv होता था ना, मास इनटू वेलोसिटी, ये लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता था। तो जिस तरह से लीनियर मोमेंटम एग्जिस्ट इन लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, इन सेम वे, उसी तरह से इन सेम वे क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम जो है वो किस में एग्जिस्ट करेगा, एंगुलर या रोटेशनल मोशन में एग्जिस्ट करेगा। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट इन रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन में क्या करेगा, एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट करेगा। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, संवेग बोलते हैं ना इसको हिंदी में, ठीक है, इसको संवेग बोला जाता है। और एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, कोणीय संवेग, ये हो जाएगा कोणीय संवेग, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम भी एग्जिस्ट करेगा रोटेशनल मोशन में। अब देखो फॉर्मूला जैसे क्या होगा एंगुलर मोमेंटम का, जैसे लीनियर मोमेंटम का होता है P बराबर mv, ठीक है। जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम को हम L सिंबल से इंडिकेट करते हैं, क्या होता है, L सिंबल। तो लीनियर मोमेंटम में P है, एंगुलर मोमेंटम में क्या हो जाएगा, L। लीनियर मोमेंटम में मास है, तो एंगुलर मोमेंटम में मास की जगह कौन आ जाएगा, I। V की जगह कौन आएगा, ये तो है लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे कौन आ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा नहीं होती क्या, ओमेगा होता है ना, ओमेगा बोलते हैं इसको। ओमेगा क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, जो एंगल चेंज होने की वजह से वेलोसिटी डेवलप होती है वो। तो यहाँ से L बराबर क्या हो जाएगा, आई ओमेगा हो जाएगा। तो ये आई ओमेगा ये क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आ जाएगा। L इज इक्वल टू क्या, आई ओमेगा। हाँ, ये है एंगुलर मोमेंटम, ये क्या कहलाता है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पे ये लिख लेना, एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज L इज इक्वल टू आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंट इज डिफाइंड एज, तो इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है, क्या होता है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई बात समझ में एंगुलर मोमेंटम के बारे में, ठीक है। तो ये एंगुलर मोमेंटम होता है, वही आई तो हो गया अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे आई तो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि अपन निकालना सीख चुके हैं, कैसे कैसे निकालते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए। और ओमेगा क्या हो गया, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी, ये है एंगुलर वेलोसिटी। सब उधर आई की वैल्यू दे रखे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई की वैल्यू mr² नहीं ले सकते, mr² इनटू ओमेगा। mr² तो केवल पॉइंट मास के लिए लेंगे ना, मास तो अलग अलग बहुत सारे हो सकते हैं। रॉड हो गया तो ml²/12 लो, ml²/3 लो, डिस्क हो गया तो mr²/2। हाँ, उसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है उस पर निर्भर करेगा ना, ऑब्जेक्ट कौन सा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे रॉड हो गया तो ml²/12 लोगे, अगर डिस्क हो गया तो mr²/2 लोगे, रिंग हो गया तो mr² लोगे। तो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑब्जेक्ट कौन सा है और उस पर एक्सिस ऑफ रोटेशन आपने कौन सी ली है, उस पर डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
सर अगर ओमेगा दे रखा है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तब क्यूब का भी नहीं करवाया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्यूब का बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसको नहीं करेंगे अपन, क्यूब को नहीं करेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा हो गया। अब देखो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम L, L की यूनिट देखते हैं, ठीक है। तो देखो L की यूनिट क्या हो जाएगी, L जो है, अब जैसे L इज इक्वल टू है I इंटू ओमेगा, I की यूनिट क्या हो जाती है, mr स्क्वायर होती है, तो kg इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगी इसकी। I की यूनिट क्या होती है, kg इंटू मीटर स्क्वायर। ओमेगा की यूनिट क्या हो जाएगी, ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, है ना। तो L की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी L की, ठीक है। और इसको शॉर्ट में लेना है तो शॉर्ट में भी ले सकते हैं वैसे, लेकिन ये ध्यान में रखना, L kg मीटर स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड, ओके। चलो क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन से पहले एक और चीज यहाँ पे, जो लीनियर मोमेंटम होता है, जैसे फोर्स का टॉर्क के साथ रिलेशन था ना, टॉर्क बराबर क्या था, आर इंटू एफ था, आर क्रॉस एफ था। तो वैसे ही जैसे लीनियर मोमेंटम का भी एंगुलर मोमेंटम के साथ रिलेशन होगा, तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। जो लीनियर मोमेंटम है P और एंगुलर मोमेंटम है L, उनमें रिलेशन देखते हैं। जो लीनियर मोमेंटम तो P बराबर mv हो गया, एंगुलर मोमेंटम L बराबर हो गया I ओमेगा। तो देखो इसमें रिलेशन क्या आता होगा, जैसे L इज इक्वल टू क्या है, I ओमेगा है, तो L इज इक्वल टू I को मैं क्या लिख सकता हूँ, mr स्क्वायर लिख सकता हूँ। पॉइंट मास के लिए ले रहे हैं अभी, हालांकि भी सभी के लिए सही होगा। पॉइंट मास के लिए I बराबर हो गया mr स्क्वायर, और ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ V बराबर R ओमेगा होता है, तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा, है ना। जैसे V बराबर होता है R ओमेगा, तो ओमेगा बराबर क्या हो गया, V अपॉन R हो गया। देखो ये एक R से R कैंसिल हो गया, तो इससे L की वैल्यू क्या हो गई, R टाइम्स mv हो गई ना, है ना। तो L बराबर क्या हो गया, R टाइम्स P हो गया। लेकिन यहाँ पे L को हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं, L इज इक्वल टू R क्रॉस P, क्योंकि जैसे टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, R क्रॉस F होता है ना, वैसे ही L इज इक्वल टू क्या हो जाता है, R क्रॉस P हो जाता है। ये रिलेशन हो जाएगा किसके बीच में, एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम के बीच में। L इज इक्वल टू क्या हो गया, R क्रॉस P हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है, क्लियर है। जैसे हमारा जो रिलेशन था, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता था, R क्रॉस F होता था ना, है ना, R क्रॉस F होता है टॉर्क इज इक्वल टू, तो वैसे ही L इज इक्वल टू क्या हो जाता है, R क्रॉस P हो जाता है। P क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम, L क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम, F क्या है, फोर्स जो कि लीनियर मोशन में यूज होता है, टॉर्क क्या हो गया, फोर्स का ऐसा पार्ट जो एंगुलर मोमेंटम में यूज होता है, एंगुलर मोशन में यूज होता है, रोटेशनल मोशन में यूज होता है। तो L बराबर क्या हो गया, R क्रॉस P हो गया। ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है, जैसे टॉर्क बराबर R क्रॉस P होता है, वैसे ही L बराबर क्या हो जाएगा, R क्रॉस P हो जाएगा। R क्रॉस F होता है, वैसे R क्रॉस P हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से ये चीजें हमें सीखनी है, और इसके बारे में क्वेश्चंस और अपन भी आज के लिए तो इतने रखते हैं एक बार, और नेक्स्ट क्लास में अपन जो होगा इसके बारे में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।